तो हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से डिसीजन थ्योरी के फोर्थ लेक्चर के बारे में। इससे पहले डिसीजन थ्योरी के काफ़ी सारे टॉपिक्स, काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑपरेशन रिसर्च में से हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन है, सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। डिसीजन थ्योरी के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन थ्योरी और डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी के बारे में। अब सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार अनसर्टेनिटी होता क्या है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में कौन से डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसको यूज करके एक डिसीजन मेकर डिसीजन बना सकता है। फिर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी 5 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके 5 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसको यूज करके डिसीजन लिए जा सकते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट 3 क्राइटेरियाज को कवर करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी कैसे पॉसिबल हो पाती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि आज हमें अंडरस्टैंड करना है और सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आखिरकार डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी होता क्या है। अब जैसे कि आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग हमारा 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट डिसीजन अंडर सर्टेनिटी, सेकेंड डिसीजन अंडर रिस्क और थर्ड हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी में तो एक डिसीजन मेकर के पास, एक पर्सन के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, बस उसको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके फाइंड करना होता है कि कौन सा डिसीजन ज़्यादा अच्छा है। इवैल्यूएट करना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। एक ऐसा डिसीजन जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स कम होंगे, हम उसको डिसाइड कर लेते हैं अंडर सर्टेनिटी में। सेकेंड हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। अंडर रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिसीजन मेकर के पास ना एक प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये हो सकता है अगर हम ये वाला ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे, अगर हम सेकंड ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे तो ये आउटकम आने के चांसेस इतने हैं, अगर हम थर्ड ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे तो आउटकम आने के चांसेस ये हैं। यानी डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में एग्जैक्ट सर्टेनिटी भी नहीं होती और एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी भी नहीं होती। ये एक कंफ्यूजन स्टेट होती है जिसमें रिस्क होता है। वो रिस्क पॉजिटिविटी भी लेके आ सकता है, नेगेटिविटी भी लेके आ सकता है, यानी लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। और उसके अंदर हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फाइंड करके, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस फाइंड करके, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन की हेल्प से डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करके हम डिसीजन ले सकते हैं। अब अंडर अनसर्टेनिटी का मतलब है कि यहां पर एक डिसीजन मेकर के पास सर्टेनिटी है ही नहीं, वो पता ही नहीं है कि कौन सा डिसीजन लेने पे क्या आउटकम आ सकता है। उसके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, हर अल्टरनेटिव का एक अलग स्टेट ऑफ नेचर है और उस स्टेट ऑफ नेचर को ध्यान में रखते हुए प्रोबेबिलिटी हम डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टोटली अनसर्टेनिटी है, जानकारी है ही नहीं या फिर बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, कुछ आउटकम पता लगाना मुश्किल लग रहा है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास 5 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसको यूज करके हम अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को थोड़ा इजी बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। तो कैन नॉट बी क्वांटिफाइड का मतलब कि प्रोबेबिलिटी कौन से आउटकम से कितने आने की है वो हमें नहीं पता। 0 से लेके 1 के बीच में किस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने पे क्या आउटकम आएगा नहीं पता। तो when probability of any outcome cannot be quantified, the decision maker must arrive at decision only on the actual conditional payoff values। यानी उस समय हमें कंडीशनल पे ऑफ वैल्यूज, कंडीशनल मैट्रिक्स पता होगा, बनाना पड़ेगा, उसमें हम डिफरेंट क्राइटेरियाज की, पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस अप्लाई करेंगे और फिर हम डिसीजन लेंगे। यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें टोटली अनसर्टेनिटी है, उसमें आपको ये जो डिफरेंट 5 क्राइटेरियाज हैं ये अप्लाई करने होंगे।
एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलिए हम आज के इस लेक्चर में फर्स्ट 3 क्राइटेरियाज को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं अ फूड प्रोडक्ट्स कंपनी इज contemplating the introduction of a renovationary new product with new packaging or replacing the existing product at much higher price। यानी एक कंपनी, फूड प्रोडक्ट कंपनी है, वो ये चाहती है कि वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक बार रीलॉन्च करे, उसमें कुछ रेवोल्यूशंस लेके आए, या तो उसकी न्यू पैकेजिंग कर दें, पुरानी पैकेजिंग को बिल्कुल ही रिमूव कर दें, या फिर अपने आप में पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही रिप्लेस कर दें मार्केट में और कस्टमर्स से हाई प्राइस चार्ज करें। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? रिप्लेसिंग और रीपैकिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद हायर प्राइस। प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ाना ही पड़ेगा। इट में इवन मेक अ मॉडरेट चेंज। सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट का पैकेज चेंज करने की बजाय या प्रोडक्ट को चेंज करने की बजाय क्यों ना हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें, मॉडरेट चेंजेस लेके आए अपने प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन में, और इसके लिए हम थोड़ा सा प्राइस भी इंक्रीज कर दें ताकि लॉस भी ना हो। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, पूरी की पूरी ब्रांडिंग ही, पूरी की पूरी प्रोडक्ट की ही पैकेजिंग चेंज कर दो और कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज। सेकंड, मॉडरेट चेंजेस करो, थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज, या फिर स्मॉल चेंज करो, बिल्कुल इतू सा चेंज करो अपने प्रोडक्ट में और उसके अकॉर्डिंग नेगोशिएबल अपने प्राइस में भी इंक्रीज। तो 3 ऑल्टरनेटिव, ज्यादा प्राइस चार्ज करो क्योंकि प्रोडक्ट को पूरा ही रिप्लेस करना है, मीडियम प्राइस इंक्रीज कर दो तो क्योंकि मॉडरेट चेंज कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट में, या फिर थोड़े बहुत चेंजेस कर दो अपने प्रोडक्ट में और थोड़ा बहुत प्राइस भी इंक्रीज। अच्छा, अब इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स के अपने अपने आउटकम्स होंगे, यानी स्टेट ऑफ नेचर होगा। तो 3 स्टेट ऑफ नेचर हमारे पास अवेलेबल हैं। देयर आर पॉसिबली 3 स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट्स। फर्स्ट, हाई इंक्रीज इन सेल्स N1, नो चेंज इन सेल्स N2, डिक्रीज इन सेल्स N3। यानी अगर हम इन तीनों ऑल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं तो हर एक ऑल्टरनेटिव के 3 आउटकम हो सकते हैं। पहला, हो सकता है हमारी सेल्स बढ़ जाएं, हो सकता है हमारी सेल्स में कोई चेंज आया ही ना, और हो सकता है हमारी सेल्स उल्टा कम हो जाए। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी वर्कड आउट द पे ऑफ in terms of yearly net profit for each of the strategy for 3 events। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने पूरा वर्कआउट किया, पूरा पे ऑफ बनाया, और उनके पे ऑफ के अकॉर्डिंग ये उनके पास आता है एक्सपेक्टेड सेल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, नहीं तो हमें पे ऑफ मैट्रिक्स कई बार कुछ क्वेश्चंस में बनाना भी पड़ता है। पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में हमने आपको पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना सिखाया है, अगर डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस जरूर रेफर कर लीजिए। अब इस पे ऑफ मैट्रिक्स में ये हमें गिवन है स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर आपको पता ही है, पहला क्या था? हाई सेल्स और इंक्रीज इन सेल्स। हाई सेल्स की बजाय मैं लिखूंगा इंक्रीज इन सेल्स। सेकेंड स्टेट ऑफ नेचर क्या था? नो चेंज। और थर्ड स्टेट ऑफ नेचर क्या था? डिक्रीज। और ये हमारे पास हो गई स्ट्रेटेजीज यानी कि ऑल्टरनेटिव। तो अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी? प्रोडक्ट पूरा का पूरा चेंज कर दो। अगर हमने प्रोडक्ट पूरा का पूरा चेंज कर दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी? प्रोबेबिलिटी नहीं पता क्योंकि अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर सेल्स बढ़ गई तो क्या हमारी कितनी सेल्स बढ़ेंगी? 7 लाख। नो चेंज में 3 लाख का बेनिफिट होगा और डिक्रीज इन सेल्स में 1,50,000 लाख का बेनिफिट होगा। ऐसे ही अगर हम मॉडरेट चेंजेस करते हैं अपने प्रोडक्ट में तो हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी 5 लाख से। कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी सेल्स पहले थी उतनी ही रहेंगी। पहले भी 4,50,000 की थी, अभी उतनी ही रहेंगी। और क्या चांसेस है कि वो डिक्रीज हो जाए? सेल्स डिक्रीज नहीं होंगी, 0। अगर हम अपने प्रोडक्ट में नेगोशिएबल थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्मॉल चेंज,
तो क्या चांसेस है सेल्स बढ़ जाएंगी? 3 लाख से सेल्स बढ़ जाएंगी, 3 लाख ही रहेंगी या फिर 3 लाख से कम हो जाएंगी। तो ये हमारे पास बन गया पे ऑफ मैथड। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट मेथड जो है वो है ऑप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया। अब ये ऑप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया होता क्या? सबसे पहले ये समझो, ये वर्ड ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है टू थिंक पॉजिटिव। हाउ इकोनॉमी इज गोइंग टू परफॉर्म? इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म ऑप्टिमिस्टिकली बेटर देन प्रीवियस ईयर। इस स्टेटमेंट का मतलब है इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी? मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमी पहले के कंपैरिजन में ऑप्टिमिस्टिकली बहुत अच्छा परफॉर्म। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखना और ये सोचना कि जो होगा अच्छा ही होगा। तो डिसीजन मेकर जो है वो टोटली अनसर्टेन है अबाउट द फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर को लेके उसकी थिंकिंग क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक डिसीजन मेकर क्या डिसीजन लेगा। तो फर्स्ट थिंकिंग एक डिसीजन मेकर की क्या हो सकती है? टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना और ये सोचना कि अगर पे ऑफ मैट्रिक्स आपको प्रॉफिट का गिवन है, जैसे कि हमारे केस में सेल्स गिवन है, तो सेल्स यानी प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर आपको क्वेश्चन में पे ऑफ मैट्रिक्स प्रॉफिट का गिवन है या फिर अगर आपने अपने आप भी पे ऑफ मैट्रिक बनाया है और वो प्रॉफिट का है, तो एक डिसीजन मेकर का माइंडसेट क्या होगा? मैक्सीमैक्स। मैक्सीमैक्स का मतलब है टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब इसमें ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट वर्क कर रहे हैं, बढ़ते हुए प्रॉफिट को बढ़ाना, यानी जितनी भी स्ट्रेटेजीज गिवन है उन सब में से ये देखना कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में आ रहा है, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए। हालांकि फ्यूचर अनसर्टेन है, वो प्रॉफिट एग्जैक्टली उतना हो या ना हो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट अभी तो डिसीजन लें इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कौन सा ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करें, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, सिंपल। तो मैक्सीमैक्स। वहीं पर अगर आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा मैट्रिक्स गिवन है जिसमें बात की गई है कॉस्ट की या एक्सपेंस की या फिर लॉसेस की, तो उस सिचुएशन में आपका जो क्राइटेरिया है वो ऑप्टिमिज्म सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मिनिमिन। मिनिमिन का मतलब है अपने लॉस को मिनिमाइज करना, टू मिनिमाइज द मिनिमम लॉस और एक्सपेंसेस और कॉस्ट। अब इसमें भी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि कम से कम लॉस सफर करना है, ऐसी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करो जिससे लॉस कम हो। तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स में से अगर एक डिसीजन मेकर को बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है तो उसको अपना माइंडसेट डिसाइड करना हो, और पहला माइंडसेट क्या है? टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, और उस ऑप्टिमिस्टिक के अकॉर्डिंग प्रॉफिट के लिए मैक्सीमैक्स, लॉस एक्सपेंस कॉस्ट के लिए मिनिमिन। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए सिंपल है, ये हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी, ये सेकंड स्ट्रेटेजी और ये थर्ड स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले क्योंकि ये प्रॉफिट सेल्स की बात हो रही है यानी प्रॉफिट की बात हो रही है, तो ऑप्टिमिस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहां पर मैं लगाऊंगा मैक्सीमैक्स का मतलब है टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबसे पहले मेरे को देखना है कि फर्स्ट स्ट्रेटेजी में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 7 लाख। सेकेंड स्ट्रेटेजी अगर हम ऑप्ट करते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा? 5 लाख। थर्ड स्ट्रेटेजी अगर मैं फॉलो करता हूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 3 लाख। मैक्सिमम में से वो वाली स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो हमने सब स्ट्रेटेजी में से सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की। अब इन तीनों में से उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे जिसमें हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आए, ये है ये, यानी S1 स्ट्रेटेजी को हम फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें मिनिमिन वाला मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये लॉस पे ऑफ नहीं है, इसमें ये जो पे ऑफ दिया हुआ है ये लॉस एक्सपेंस या कॉस्ट नहीं। अगर कॉस्ट लॉस या एक्सपेंस वाला आपको पे ऑफ आए तो उसमें मिनिमिन, यानी हर स्ट्रेटेजी में से, हर ऑल्टरनेटिव में से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करो, फिर उन सभी में से सबसे मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करो। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट क्राइटेरिया। यहाँ पर आप देख सकते हो यही लिखा हुआ है
In this criterion, the decision maker ensures that he should not miss the opportunity to achieve the largest possible profit or the lowest possible cost. Cost के लिए lowest, profit के लिए maximum. करना क्या है? Maximum of the maxima for the profit maximizing and minimum for the minima for loss or cost. जो मैंने अभी बताया, प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम का मैक्सिमम, लॉस के लिए मिनिमम में से मिनिमम सिलेक्ट करना. चलिए ऐसे ही अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमिज्म और पेसिमिस्टिक क्राइटेरिया. अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक में क्या है, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, सोचते हो कि अच्छा ही होगा, भला ही होगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बढ़ के ही आएगा, लॉस है तो कम से कम लॉस होगा. लेकिन इसमें क्या है, पेसिमिज्म. पेसिमिज्म का मतलब है कि अगर चांसेस बहुत कम हैं प्रॉफिट होने के, तो आउट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजीज हम वो वाली स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, यानी मैक्सिमिन, मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम प्रॉफिट. आपके पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं. आपने पेसिमिस्टिक थिंकिंग रखी है, आपने ये सोचा है कि भाई हमारा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलेगा, ज्यादा सेल्स नहीं होंगी, थोड़ी बहुत ही सेल्स हो पाएंगी. उसके अकॉर्डिंग आपने मिनिमम सेल्स टारगेट अपना सेट कर लिया. मिनिमम सेल्स टारगेट सेट करने के बाद आप तीनों स्ट्रेटेजी की मिनिमम सेल्स टारगेट में से वो वाली स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करोगे जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स आपने एक्सपेक्ट की. यानी ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें आप पेसिमिस्टिक हो, लेकिन उस पेसिमिस्टिक को आप अपने माइंडसेट में रखते हुए ऐसे सिचुएशन को, ऐसे स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करोगे जिसमें कम से कम इतना प्रॉफिट तो हो जाए कि आप सरवाइव कर सको. सेम लॉस की सिचुएशन में भी होगा. देखो यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, मैक्सिमिन, मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम प्रॉफिट. अगर आपकी थिंकिंग पेसिमिस्टिक है, आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि इकोनॉमी अच्छी नहीं चलेगी, तो प्रॉफिट की सिचुएशन में आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा? सिंपल, मैक्सिमिन, मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम प्रॉफिट. जितनी भी मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी आपने सोच के रखी है, उसमें से कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी वाला स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करोगे? मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होगा. सेम लॉस के सिचुएशन में, अगर आपका पे ऑफ लॉस है, कॉस्ट है, एक्सपेंस है, तो उसमें आप पेसिमिस्टिक सोच रखोगे तो क्या रखोगे? यही रखोगे ना, टू मिनिमैक्स, मिनिमाइजिंग द मैक्सिमम लॉस. यानी आप हर स्ट्रेटेजी में से हाईएस्ट लॉस जो हो सकता है उसको छांटोगे और उसमें से उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे जिसमें कम से कम लॉस हो. तो मिनिमाइजिंग द मैक्सिमम लॉस. अब इसको एक बार रीड करो, देखो क्या लिखा है. इन दिस क्राइटेरिया द डिसीजन मेकर इंश्योर्स दैट ही शुड अर्न नो लेस देन सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट की सिचुएशन में हर एक पर्सन यही सोचेगा कि भाई अगर इकोनॉमी नेगेटिव है, हमारी थिंकिंग पेसिमिस्टिक है, तो कम से कम जितना प्रॉफिट हो रहा है हर स्ट्रेटेजी में से हम वो वाली स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करें जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो हमें. अब ये सोचने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकलिटी हम करके बताते हैं. मान लो यही आपका कंटिन्यूटी है. अब आपको सेकंड क्या फॉलो करना है? मैक्सिमिन. ये कौन सा पे ऑफ है? प्रॉफिट वाला ना. तो मैक्सिमिन, मैक्सिमिन का मतलब है मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम प्रॉफिट. अब इस सिचुएशन में आपको मिनिमम वैल्यू हर स्ट्रेटेजी में से फाइंड करनी है. इसमें हमने क्या किया था? मैक्सिमैक्स, यानी हर ऑल्टरनेटिव में से पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की, फिर उस मैक्सिमम में से हमने मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट. लेकिन अब पेसिमिस्टिक में क्या है? आपको मैक्सिमिन करना है. मैक्सिमिन का मतलब है हर स्ट्रेटेजी में से पहले मिनिमम प्रॉफिट देखो आपको कितना हो रहा है. जैसे स्ट्रेटेजी 1 में से मिनिमम प्रॉफिट आपका 1,50,000 में से मिनिमम प्रॉफिट है 0 और इसमें से मिनिमम प्रॉफिट है 3 लाख. यानी आप पेसिमिस्टिक हो, आप ये सोच रहे हो कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो हर स्ट्रेटेजी में से मिनिमम इतना प्रॉफिट तो हो जाएगा. लेकिन इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करें? ऑब्वियसली जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है. तो अब आप
इसको सिलेक्ट करोगे। स्ट्रेटेजी थर्ड, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजीज हाईएस्ट प्रॉफिट आपको इसमें हो, तो मैक्सिमाइजिंग द मिनिमम प्रॉफिट। लॉस की सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मिनिमैक्स, मिनिमाइजिंग द मैक्सिमम। चलिए ऐसे ही अब हम हमारे पास है एक लास्ट मेथड, मतलब आज के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया। अब इक्वल प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है में आप सभी स्ट्रेटेजीज को इक्वल प्रोबेबिलिटीज अलॉट कर देते हो। यानी अगर 3 स्ट्रेटेजीज हैं तो सबको इक्वल प्रोबेबिलिटीज। इक्वल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी हर एक स्ट्रेटेजी को ऐसे, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबको इक्वल प्रोबेबिलिटीज अलॉट कर देना। 3 स्ट्रेटेजीज हैं तो सबके लिए 0.33, 0.33, 0.33। अगर 4 स्ट्रेटेजीज हैं 1 डिवाइडेड बाय 4, हर स्ट्रेटेजी को आपने इक्वल प्रोबेबिलिटी अलॉट कर दी, 0.25, 0.25, 0.5 एंड 0.5 ऑल्टरनेटिव्स होंगे तो 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2। ओके, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी का मतलब है आपको नहीं पता कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा बेनिफिट देगी, किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी दे देते हो। अब वो इक्वल प्रोबेबिलिटी देने का मतलब इक्वल डिवीजन बिटवीन ऑल द ऑल्टरनेटिव। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए ना प्रॉपर इन्होंने ये डिराइव किया है ABC, लेकिन ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। आप रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से विजिबल है, लेकिन रीड करना मुश्किल लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ, बहुत ईजी है। इंस्टेड ऑफ अलॉटिंग प्रोबेबिलिटी आपको करना क्या है, हर ऑल्टरनेटिव के आउटकम का टोटल करना है। 7 + 3 + 1.5, 7 + 3 10 लाख, 10 लाख प्लस 1.5 लाख, यह आ जाएगा 11,50,000। इसको आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर के साथ। 3 स्टेट ऑफ नेचर है, डिवाइड बाय 3 कर दोगे। सिमिलरली सेकेंड 5 लाख, 4 लाख 50 प्लस 0, क्या आएगा 9,50,000, डिवाइडेड बाय लास्ट 3 + 3 + 3 9 लाख, डिवाइड बाय 3। अब डिवाइड करके 3, जिसका हाईएस्ट आंसर आएगा आप उसको सिलेक्ट करो। आपने सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी दे दी, तो ऑब्वियसली सबसे फर्स्ट का हाईएस्ट आएगा, ये तो पता चल ही रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है और न्यूमरेटर अलग अलग है। तो 11,50,000 ये आ जाएगा 3,83,330। नेक्स्ट में कितना आएगा 9,50,000 डिवाइडेड बाय 3, 3,16,000 6 और इसका तो 3 लाख ही आएगा। तो हाईएस्ट किस में है इसमें, यानी इसके अकॉर्डिंग भी लैपलेस मेथड भी कहते हैं इसको, लैपलेस क्राइटेरिया भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग 3 लाख आपका हाईएस्ट है। तो इक्वल प्रोबेबिलिटी, सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी देने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी दोगे, फिर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्रोबेबिलिटी की वेटेड प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे। सीधा जो अल्टरनेटिव है उसके हर अल्टरनेटिव के स्टेट ऑफ नेचर को प्लस करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो भी स्टेट ऑफ नेचर होंगे। 4 होंगे तो 4 से डिवाइड करना, फिर ऊपर 4 वैल्यूज प्लस भी तो करोगे। 5 होंगे तो 5 वैल्यूज को प्लस करोगे और नीचे 5 से डिवाइड करोगे, यानी एवरेज करना है आपको, और हाईएस्ट एवरेज जिसकी आएगी वो डिसीजन आपका सिलेक्ट हो जाए। तो चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। रिमेनिंग के 2 मेजर्स हम आगे कवर करेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियोस बना चुके हैं, वैसे अगर ओल्ड वीडियोस आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।